अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मसला इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम का इकॉनमी से जुड़ा और मईशत से जुड़ा है बजट। बजट 2021-22 कैसा होगा? बजट के अदाद शुमार कैसे होंगे? क्या आवाम के लिए महंगाई का तूफान थम सकेगा? फिस्कल खसारा 2 सालों में 8% से भी बढ़ चुका। तिजारती खसारा, बजटरी खसारा, कितना असरअंदाज होगा आने वाले बजट पे? अगर ये सब चीज़ें असरअंदाज होती हैं तो इसके साथ साथ तीसरा बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों का बढ़ता हजम है, जो कि पिछली गवर्नमेंट में 24,000 अरब रुपए के आसपास था और इस गवर्नमेंट में इस वक्त 36,000 अरब रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ये बढ़ता कर्जा और कर्जों का हजम, अगर गवर्नमेंट कर्ज उतार रही है तो यकीनी तौर पर कर्ज ले रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ज उतर तो रहा है लेकिन कर्ज बढ़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन है। रेवेन्यू गैप, टैक्स कलेक्शन, आदाफ कितने मुश्किल होंगे इस बार बजट बनाने में, और मुसलसल बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट, हुकूमती हिकमत अमली और फिर तिजारती पॉलिसी, मुसलसल गैस बिजली की कीमतों का बढ़ना, यानी सब चीज़ें जुड़ी हैं आवाम के साथ। और एक बड़ा डिफरेंट मसला है, पेट्रोलियम लेवी में कमी की गई है, अच्छी खासी कमी की गई है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। ऐसा क्यों है? क्या होने जा रहा है? क्या होगा? इन तमाम तर पॉइंट्स पर आज बात होगी। हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, माहिर मौशियात फ़हीम सरदार साहब माहिर मौशियात, हमारे साथ सज्जाद बुखारी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, इकॉनमी, ट्रेड और कॉमर्स को बड़े गहरी नज़र रखते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से देखते हैं, सहाफ़ी हैं और ज़रा क्रिटिक आई बहुत अच्छी रखते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी। मैं ज़रा सज्जाद बुखारी साहब आपसे ही शुरू करने वाला हूँ। सर, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा हम शुरू करें रेवेन्यू कलेक्शन और जो हमारी टैक्स कलेक्शन है। रेवेन्यू का गैप बढ़ जाता है। टैक्स कलेक्शन को उमूमी तौर पर पाकिस्तान में रेवेन्यू ही समझा जाता है, हालांकि रेवेन्यू आप अपनी एक्सपोर्ट्स पर इन्हिसार करें और आप अपने जो ट्रेड है उस पर इन्हिसार करें तो रेवेन्यू ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें, मैं उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ। पहले सर ये बताएं, ये कितना मुश्किल मरहला होगा गवर्नमेंट के लिए? इतने 5,000 अरब रुपए का को रेवेन्यू रख लेते हैं कलेक्शन, और उसमें टैक्स कलेक्शन भी मिला के, जैसे पिछली बार भी 49,000 से ज़्यादा, 4,900 से ज़ायद। तो ये जो मामला हैं कितने टेक्निकली मुश्किल है? बहुत शुक्रिया अरसलान खोकर साहब। अब आपने शुरुआत मुझसे की है और माहिरीन जो है, इक़्तिसादियात के माहिरीन जो है वो भी आपके साथ मौजूद हैं, और फ़हीम सरदार साहब जैसी शख्सियत भी आपके साथ मौजूद हैं, और राना साहब बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे उमूमी तौर पर, क्योंकि हम पब्लिक में रहते हैं और पब्लिक फिगर्स और पब्लिक का जो माइंड है उसको आपके सामने ज़रूर मैं रखूँगा। यहाँ हमेशा टैक्स कलेक्शन में जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो ट्रस्ट डेफिसिट का रहा है, और ट्रस्ट डेवलप अभी तक गवर्नमेंट नहीं कर पाई। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं पॉइंट मुख्तलिफ इसके पहलू हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन एक तवज्जो मबजूल नोटिस आपको देना चाहूँगा, बल्कि अपने जो माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा जो कस्टम ड्यूटी है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सबसे बड़ा रेवेन्यू टारगेट भी कस्टम ड्यूटीज़ की मद में आता है। अब आप हिकमत अमली देखें हुकूमत की, कि हमारी वजारत कानून और इंसाफ जो है वो अभी तक कस्टम के जो जजेस होते हैं, जो चेयरमैन होता है, जो ट्रिब्यूनल होता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि कस्टम के एडजुडिकेशन के अगेंस्ट अपील में जाते हैं, वो स्टक है जी। कोई चेयरमैन नहीं है पूरे पाकिस्तान में, अभी तक उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। 1 से 2 मेंबर्स हैं, एक टेक्निकल मेंबर आई थिंक कराची में है और एक लाहौर में। ठीक है, अब एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है, इनकी अभी तक अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है। अच्छा। कस्टम ड्यूटीज, अब आप मुझे बताएं कि जब कस्टम ड्यूटी की मद में जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो कहां है? स्टक पड़ा है ना। कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? अब हाई कोर्ट से लोग रिजू करते हैं, तो आप मुझे बताएं पोर्ट पे जो लोगों का सामान पड़ा है, गुड्स पड़ी, उसका क्या बनेगा? ठीक है, तो ड्यूटी तो आपको नहीं मिल रही, ड्यूटी तो आपको नहीं मिल रही। आप मुझे ये बताएं कि 15,000 के करीब पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो आपके कराची में पड़े हुए हैं। पोर्ट पर माल सड़ गया, गल गया, लोगों का, गाड़ियों का बुरा हाल हो गया। अब ये टारगेट तो आप पूरा नहीं कर सके। अब आप आ जाएं जी, लोगों से टैक्स आपने कैसे नहीं, आपकी मॉनिटरिंग पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंतहाई स्ट्रिक्ट हैं, और लोग जो है उनमें एतमाद का एक फुकदान पाया जाता है। माजी में भी आप देखें टैक्स के बदले जो है आवाम को रिलीफ दिया जाता है, उनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनकी मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत। हमारे यहाँ तो इसका भी क्रेडिट लेते हैं जी कि हम आपको मुफ्त तालीम देंगे, हम आपको मुफ्त सेहत देंगे, जबकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम टैक्स पेयर हैं। अब जो टैक्स, अच्छा हैरत की बात ये, इस मरतबा भी ये हदफ रखा गया कि जी हम टैक्स चोरों को नहीं छोड़ेंगे, और ये भी कहा गया कि जी बिजली हम महंगी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक और बात बड़ी अहम है कि IMF जो है उसके साथ आपका एक बेल आउट पैकेज हो गया।
अब आप उससे रिवर्स करने जा रहे हैं, कैसे? मुश्किल। हाउ? क्या ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, आप खुद कह रहे हैं, आप ग्रोथ रेट 4% रखने की बात कर रहे हैं और वहां पर आपकी जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो आपका 1.5 कह रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा तजाद आपका खुद IMF की अभी आप हालिया रिपोर्ट देख लें, उसमें भी आपका 1.5 बता। सर फहीम साहब, बहुत सारी चीजें मैंने अपने इंट्रो में भी कही और सजाद साहब ने तो और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर दी हैं। सर जरा मुझे बताएं, बजट 2021 कैसा होगा, आप कैसा देख रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हुआ है जिसकी बुनियाद पर अब बजट बनेगा? अच्छा चले जी, फहीम साहब मेरी आवाज आ रही है? सर जी अब आ रही है आवाज। आपने मेरे ख्याल में बजट का पूछा है। जी बिल्कुल सर, 2021 बजट कैसा होगा, क्या मामलात होंगे, बहुत सारी चीजें मैं अपने इंट्रो में कह चुका हूँ। राइट। पाकिस्तान में बेसिकली जो बजट का जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो है उसके जो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपके जो रेवेन्यू है वो कम होता है, जो हम सबको पता है। इसके जो मोटी मोटी चीजें ना जिनसे हमें फर्क पड़ता है, हम उन्हीं चीजों को देखना चाह रहे हैं। और उसके अंदर जो बुनियादी जो सबसे बड़ा खर्चा जो है, जैसे पहले भी हमारे कॉलीग हैं उन्होंने जिक्र किया है, आपने किया था सॉरी, वो ये है कर्जे का। देखिए कर्जे का जो एक्सपेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है और उसमें बहुत जरूरी है कि नया वो हो, क्या कहते हैं, एक नया जो रेवेन्यू है ना आपको वो बढ़ाना है। जो रेवेन्यू दे रहे हैं उनसे सिर्फ हमने नहीं लेना, जो नए हमें जो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू बेस और जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जाए और रेवेन्यू जो पहले दे रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा बोझ ना डाला जाए। फहीम साहब यही कह रहे हैं? एग्जैक्टली। और उसका जो तरीका है ना उसका हमें समझना बहुत जरूरी है कि भाई तरीकाकार कैसे होता है। बुखारी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए ट्रस्ट को बिल्डअप करना बड़ा जरूरी है और मजे की बात है उन्होंने साथ ही क्या कहते हैं कस्टम्स का जिक्र किया था। कस्टम्स को ही स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, आईरिस को भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अभी अगर आपके इल्म में होगा कि आईरिस का नया सिस्टम आया है जी, जो सॉरी कस्टम्स का एक नया सिस्टम आया है जिसको सिंगल विंडो कहते हैं, पाकिस्तान सिंगल विंडो। उनकी वेबसाइट अभी हुई है, ज्यादा पॉपुलेट अभी तक नहीं हुई, लेकिन कस्टम्स की क्लियरेंस बढ़ानी है ताकि बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए सारा कुछ। देखिए ये सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन एक सिस्टम नाफिज करके फौरन आपकी आमदन बढ़ नहीं जाती, क्योंकि आपको इंतजार करना होता है जब तक वो चीज एक्टिवेट हो, चले, बढ़े। इस तरीके से ही फिर काम होता है। तो पहली बात आ गई कि रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू किस तरह बढ़ाएंगे? टैक्स से होगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू पे मैं भी जानबूझ के नहीं जा रहा। टैक्स बढ़ाना जो है ना वो बुनियादी पॉइंट होता है और उस पर हम डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करना चाहते हैं और मेरे ख्याल में काफी इनडायरेक्ट टैक्स वैसे ही होता है। जब डायरेक्ट टैक्स पे बातें हैं तो उसके अंदर फाइलर्स आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगर बिलफर्ज अगर हमारे, मैं खैस की बात कर रहा हूँ कि अगर 3 मिलियन फाइलर्स हैं और हमारे जो टैक्सेशन का जो अमाउंट है अगर आप उसको देखें तो वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। हुकूमत यही कोशिश करे कि टैक्स का बेस बढ़ाएं। अच्छा मैं फहीम साहब 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। मैं राना साहब से भी इस पे बात कर लूँ। राना साहब, तिजारती खसारा, बजटरी खसारा, फिस्कल खसारा, कर्जों का हजम GDP का 87.7% पे पहुँच चुका है, रेवेन्यू गैप, टैक्स कलेक्शन, मुसलसल बढ़ती महंगाई, सर्कुलर डेट, सर बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा ज़रा 2021 के बजट के थोड़े चीज़ा चंद चीज़ें वो डिस्कस करने के, आवाम पर इसका क्या बोझ पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो पिछला बजट था वो उसका जो आउटले था वो 7200 बिलियन का था। तो अभी भी जो बजट होगा उसके अंदर आप उसको 10% से एनहांस कर दें तो बजट का आउटले 77 से 7800 अरब के 7800 बिलियन के करीब लगभग होगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो रेवेन्यू साइड है, आप जो FBR है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि हमारा जो टारगेट था 4.9 ट्रिलियन का वो रिवाइज डाउन होके मेरे ख्याल से 4.7 ट्रिलियन पे आ जाता है और शायद हम 4.5 ट्रिलियन के करीब जो है वो इकट्ठा कर सकें। तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो तकरीबन 7.5 से 8% ऑफ GDP के ऊपर होगा, जो 3500 अरब का तकरीबन लगभग फिस्कल डेफिसिट होगा। तो इस लिहाज से अगले बजट में भी जो गवर्नमेंट के पास स्पेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ना डेवलपमेंट की स्पेस ज्यादा है, ना जो है वो अपने एक्सपेंसेस को भी अगर लिमिटेड तरीके से 10% भी मिनिमम तो उनको हर चीज में एनहांस करना पड़ेगा, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो आपकी डिफेंस हो, आपके सिविल गवर्नमेंट के चलाने के अखराजात हों।
तो हुकूमत के पास ज्यादा स्पेस नहीं। और जो IMF ने जो आपको हदफ दिया है, जो डिस्कशंस में आया भी मीडिया में भी, वो 6000 अरब का है। तो अब चैलेंज ये है कि 6000 अरब आपने इकट्ठा करना है और इस साल आप 4500 अरब आपने इकट्ठा किया है, तो क्या आप 33%, 35% टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकेंगे जब आपकी GDP जो है वो 4% पे ग्रो कर रही होगी? तो ये चैलेंज है। और फिर इन्फ्लेशन आपने 8% के ऊपर रखी होगी। यहाँ हुकूमत क्या करेगी? क्या वो ऑलरेडी जो टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं के टैक्सेस बढ़ाएंगी, या जो आपका एग्रीकल्चर और जो होलसेल ट्रेडर्स हैं जो कि 42% ऑफ एग्रीगेट GDP का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ 1.5% डायरेक्ट टैक्सेस में अपना हिस्सा डालते हैं। जो आपकी एक्सपोर्ट है वो 10% ऑफ GDP का हिस्सा है एग्रीगेट, और वो 1% डायरेक्ट टैक्सेस में अपना हिस्सा। मैं राणा साहब, मैं चाहूंगा ये जो बात है ना, ये आप आके अपना पॉइंट भी जरा कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आता हूं। तो जो बातें राणा एहसान अफजल खान साहब ने कही हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले राणा एहसान अफजल खान साहब ने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात की है, जिस पर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स उठाए, जिसके अंदर इस वक्त फिस्कल डेफिसिट की बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने तिजारती खसारा, बजटरी डेफिसिट, कर्ज़ों का हजम, रेवेन्यू गैप, टैक्स कलेक्शन, इन सब तमाम चीज़ों पर बात की। मैं ज़रा इससे आगे बढ़ूँगा, आवाम के लिए बजट में क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है आवाम महंगाई से पिस रही है और महंगाई कंट्रोल में आना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा है। और गवर्नमेंट के कोई ऐसे इकदाम भी दिखाई नहीं दे रहे, चूँकि जो वज़ीर ख़जाना इस वक्त के हैं मौजूदा, वो कह रहे हैं कि ये तो जितना महंगाई का मलबा है ये कोरोना की वजह से है। सजाद बुखारी साहब, अच्छा, एक आपने क्योंकि बात की और हमें करनी भी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि एक आम आदमी को इस अल्फाज की गोरख धंधे से कोई सरोकार नहीं है, ना ही वो टेक्निकलिटीज़ में जाना चाहता है, ना ही उसको फिक्स्ड डेफिसिट का पता है, ना ही उसको जो है ना हमारी ग्रोथ का पता है, और ना ही वो हमारे सर्कुलर डेट को समझता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये क्या धंधा होता है। लेकिन एक बात जो तजादात है, मैं थोड़ा उसका जिक्र यहाँ पे करूँगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं करेंगे, ना टैक्स और IMF की कड़ी शराइत जो है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये तो शौकत साहब आगे सुनिए। अब वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि IMF को बिजली मजीद महंगी और टैक्स वसूलियों की यकीन दहानी करवा दी गई है। अब सुने, और आगे ये भी फरमाया जा रहा है कि 4.97 पैसे यानी 4 रुपये 97 पैसे बिजली में इजाफा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो वो सब्सिडाइज किया जाता था, वो जो आवाम को रिलीफ दिया जाता था, जो कि स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपने IMF के साथ, शौकत तरीन साहब बार बार बोलते रहे कि ये जुल्म हुआ है, ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, और हम जो है जब अगर हम अपनी ग्रोथ को 4% पर ना लेकर गए, 5% ना लेकर तो हमारी इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी। कैसे लेके जाएंगे? आपके पास कोई वो जादू का चिराग है? नहीं सर, आवाम है ना, आवाम को चूसेंगे जैसे हमने। अब आप मुझे बताएं कि आप बिजली टैरिफ का जो है ना, एक तरफ तो आप IMF से गिले शिकवे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम 4.90 यानी 4 रुपये 97 पैसे हम बिजली बढ़ाने जा रहे हैं। एक तरफ आपके जो है ना वो रेवेन्यू के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वो ये फरमा रहे हैं कि हमने IMF का जो है ना वो टैक्स लगाने वाला और कोई चीज़ महंगी करने का नहीं सोचा। एक तरफ आप तरक्याती कामों के लिए 630 अरब बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप 1500 अरब बता रहे हैं। कन्फ्यूजन है। सूबों के जो बजट लैप्स होते हैं, डेवलपमेंट बजट्स, उस पर भी बात होनी चाहिए कि वो क्यों बजट लैप्स होते हैं, वो जब रिफंड होता है या उसकी वापसी होती है। देखें, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है यहाँ पे। आपका रेवेन्यू टारगेट क्यों पूरा नहीं होता? आपने 5500 अरब का रेवेन्यू टारगेट रखा था और आपने कहा था इससे बढ़ेगा। ये टारगेट उसने FBR का था, और ये कैसे आप बढ़ा रहे हैं? FBR में आप रिफॉर्म्स ही नहीं लेकर आए। रिफॉर्म्स लाए बगैर आप कैसे जो है ये टारगेट को पूरा कर सकते हैं? अवाम के अंदर एतमाद का फुकदान है। आप टैक्स देने के लिए तैयार? आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। 10 दफ़ा मुझे सोचना पड़ता है। अच्छा, फिर आप इस दफ़ा ये कह रहे हैं कि हम टैक्स चोरों के पीछे पड़ेंगे। अब टैक्स चोर कौन होंगे ये भी आप देख लीजिएगा। वो जो हमारी एलीट है और जो माफिया है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी करती है, कर्जे माफ़ करवाती है, माजरत के साथ उनको तो एग्जेम्प्टेड करार दे दिया गया। अभी भी आप देख लीजिएगा कि उनको छूट भी मिल गई है, बल्कि उनके तो केसेस भी खत्म कर दिए गए। तो आप क्या टैक्स किससे लेंगे? तनख्वाहदार तबके से लेंगे, जो एक तरफ ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जद में और दूसरी तरफ वो टैक्स देने की तरफ जा रहा है। ये बात आपने बड़ी सही की है कि टैक्सेस किससे लेंगे। मैं जरा फहीम साहब, सर बड़ा मसला महंगाई
और उससे बड़ा मसला हम ये अभी तक, मेरा ख्याल है, आपसे मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि जब बिजली के बारे में पहली बार बात हुई थी कि IMF की शराइत में एक शर्त ये भी है कि 2 सालों में 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत मजीद बढ़ाई जाए। और अब 3 माह में ये अब बढ़ने वाली है सर, अब बढ़ने वाली है। यस, और दूसरा ये है सर कि जो स्लैब्स बनाने की बात की गई है हुकूमत की तरफ से, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, सर 50 यूनिट तो अव्वल को यूज भी नहीं करता होगा जितनी तेज मीटर भागते हैं। अब ये 300 यूनिट वाले भी अब बेचारे इस मसले में आ जाएंगे, तो इसका मतलब है सर बजट आवाम के लिए शायद ना हो, क्या कहते हैं सर? देखिए सर, पहली बात आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल सर, आ रही है। अच्छा, देखिए इस्लाम, पहली बात ये कि अगर डिफाइन हमें करना पड़ेगा जब हम आवाम की बात करते हैं। आवाम का मतलब ये नहीं है 220 मिलियन है, इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसको सेग्रीगेट करके सबके पर ट्रीटमेंट हो। जो बुनियादी कोशिश है वो ये है, जो शुरू से रही है, जो जिससे काफी हद तक सक्सेस भी हुई, फिर उसमें इश्यूज भी आए नो डाउट, वो ये है कि जो कम आमदन लोग हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम आए, उन पे बिजली का बर्डन कम आए, सुई गैस का बर्डन कम आए। बहुत सारे केसेस में ये बात सच निकली है, लेकिन वो चीज सामने प्रेजेंट नहीं की जाती। अब क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ी सी फर्क है, बैठ के मैं रेवेन्यू एश्योरेंस, रेवेन्यू एक्यूरेसी पे तो नहीं मैं जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अगर बिजली महंगी की जा रही है तो उसके 2 वजूहात है। पहली बात यह कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महंगे हैं, वो महंगी बिजली बना रहे हैं जो नाफिज हुए थे। दूसरी बात यह है कि जो जितनी जल्दी ये पुराने प्रोजेक्ट्स को खत्म करके उनकी जगह हाइड्रो ला रहे हैं, वो सस्ते बिजली ला रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली स्पीड अप करने की बहुत जरूरत है और उस पर भी काम हो रहा है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है, देखें IMF जो है, मैं IMF के फेवर में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक 1+1=2 की मैं बात कर रहा हूँ। IMF सीधा सीधा कहता है कि यार आप सब्सिडीज कहाँ दे रहे हैं, आपके खर्चे कहाँ आ रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि आप अपना सर्कुलर डेट का हमें पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम बना के दें, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। वो आपके सीधे सीधे खर्चे उठा के देखते हैं, वो कहते हैं उनको कम करें, सब्सिडीज को कम करें, आप रेवेन्यू बढ़ा दें तो हमारे पास मत आए, IMF के पास आएंगे तो फिर हमारी ये शराइत होंगी। अगर IMF के साथ हमारी कोई कमिटमेंट है तो उसमें एडजस्टमेंट लाने की गुंजाइश होगी, और अगर नहीं है तो लानी पड़ेगी। थाईलैंड ये कर चुका है, हर मुल्क ये करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमने अपनी सिचुएशन देखी है तो जो हमारी एक मजबूरी भी है, हमारा फर्ज भी बनता है, तो हमने फिर IMF को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा सज्जाद साहब, आपसे फहीम सरदार साहब, एक चीज पूछना चाह रहा था। IMF के बेल आउट पैकेज, और जब आप एक एग्रीमेंट कर देते हैं एक दस्तावेजी शक्ल में, तो उसके बाद जो शौकत तरीन साहब के तहफुजात थे, क्या उसको रोल बैक किया जा सकता है, उससे इनहराफ किया जा सकता है, और अगर किया जाए तो उसका क्या नुकसान होगा, हमारे उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो और बिजली के टैरिफ में इजाफा नहीं होगा, लेकिन आप लोग 3 माह में जो है 5 रुपए जो है पर यूनिट आप इजाफा कर देंगे और फिर सर्कुलर डेट का गिला करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, जो नेगोशिएशन जो होती है ना, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ। नेगोशिएशन जरा थोड़ी अग्रेसिव होकर करनी पड़ती है, और आपके दुनिया की कोई अच्छी एग्रीमेंट नहीं है जो फिर से आप उसको रिवाइटलाइज नहीं कर सकते। थाईलैंड ने IMF का लोन लिया और उसके अगले हफ्ते उन्होंने कहा जी हम नहीं पे बैक कर सकते, अब इसके रीनेगोशिएट करें, टाइमलाइन चेंज करें, ये करें, वो करें। बात होती है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब आप किसी के पास जाते हैं रीनेगोशिएशन के लिए, अगर जाते हैं तो वो मुमकिन होता है कि वो चीज मानी जाएगी। अगर हम थोड़ा सा एक लैक्स अंदाज में जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाती है बात, देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान हुकूमत ने अपनी आमदन बढ़ानी है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स का जो है अब बेस बढ़ना चाहिए, और मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, जिस दिन हम अपना टैक्स रेट थोड़ा कम करना शुरू करेंगे, आपका टैक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। रेट कम करने वक्त के साथ और बेस बढ़ाएं जल्द अज जल्द, जिसपे हम सर इसी में तो बात है कि ये लोग करना कब है, मतलब 3 साल तो गुजर गए। राना साहब जी बात कर लूँ, जरूर सर कीजिए। जी मैं फिर एक बात करूंगा, फिर आप राना साहब के पास जाइएगा। कि देखें, ट्रेडर्स को भी लाने की कोशिश की गई है। 4 मिलियन प्लस ट्रेडर्स हैं जिनको एक सिंपल टैक्स सिस्टम में लाने से कहा गया था, उस पर भी काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो ऐसे नहीं है कि इनिशिएटिव लिए नहीं जा रहे। और एक चीज और कि जो टैक्स रिफंड हुए उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझे हैरत होती है।
तकरीबन 190 बिलियन रुपीस वापस दे दिए गए हैं बिजनेसेस को, उसका जिक्र ही कहीं नहीं है। नहीं, ये अच्छी चीज़ है, ये आपने एक पॉजिटिव बात बताई, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सर बिजनेसमैन तबके के लिए जो टैक्स रिफंड्स हैं ये बड़े लंबे अरसे से फंसे हुए थे, वो मजीद कर्जों के बोझ तले इसलिए दब गए चूंकि उनके रिफंड्स का मसला था। वो खुद कह रहे हैं कि अब हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो कर्जों में चली जाएंगी। राना साहब, बहुत सारी चीज़ों में एक बात बताएं सर, तजारती पॉलिसी, मौशी पॉलिसी, पेट्रोलियम लेवी में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्या होगा सर, कैसे होगा, क्या आवाम के लिए कुछ सुख का सांस होगा इस टैक्स में और इस बजट में? देखिए, मैंने आपको पहले भी जिस तरह कहा था कि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा फिस्कल स्पेस नहीं है। आपका जो इस साल का जो बजट फिस्कल डेफिसिट है वो 3500 अरब का है। इस साल जो आपने अपने बजट किया हुआ था इंटरेस्ट पेमेंट्स जो 20-21 के अंदर, वो 2.95 ट्रिलियन था। यानी कि जो फेडरल हुकूमत का जो रेवेन्यू था 4000 अरब का, वो उसमें से 3 ट्रिलियन तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स में पे कर रहे हैं। तो अगला साल भी इसी तरह का होगा। बहुत ज़्यादा फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास नहीं होगी। आपको कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का बजट भी मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो दे पाएगी। तो इस सिनारियो के अंदर रिलीफ अवाम को जो है, मैंने फिर यही कहा था कि जो आपके पास जो सेक्टर्स टैक्स नेट में ही नहीं है, जिस तरह 42% ऑफ जीडीपी का हिस्सा है एग्रीकल्चर और होलसेल ट्रेडर, और वो सिर्फ 1.5% डायरेक्ट टैक्सेस में जो है अपना इनपुट देते हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो आपने 6000 का अगर आप हदफ रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो मुमकिन नहीं है कि 33% आप टैक्स कलेक्शन को एक साल में बढ़ा लें, तो वो ये आप रखेंगे तो आप किसी आउटले को अच्छा आउटले आप दे सकेंगे। अच्छा, ये एक राना साहब इसमें एक चीज और, राना साहब तो नहीं लेके जा सकते। राना साहब एक चीज और ऐड करें, 36,600 अरब रुपए के आसपास के कर्जे हैं। IMF ये कह रहा है कि अगले 12 माह में 27 अरब डॉलर मजीद कर्ज चढ़ जाएगा, 15 अरब डॉलर के आसपास पहले से है बैरूनी कर। तो ये कर्जे लेकर कर्जे उतारने वाला काम, इसका मतलब है जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, चाहे वो खान साहब की हो, वो एक नया मसला नहीं बन जाएगा? देखिए, दो चीजें, मैं थोड़ा सा मुकम्मल फिस्कल साइड को कर दूं। बदकिस्मती से देखें, ये हुकूमत ने 15% से ज्यादा ग्रोथ नहीं दी टैक्स कलेक्शन को पिछले 3 सालों के। 3 सालों बाद हमें 15% ग्रोथ मिली है 2018 से। तो जब अगर आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, तो मुल्क चलाना मुश्किल है। तो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी 20% एवरेज ग्रोथ थी। जब आप एक्सटर्नल साइड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल साइड इस वक्त मुस्तहकम है, लेकिन उसके अंदर भी जो करंट अकाउंट जिसकी बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं आपको जो इस साल का जो फिगर है ट्रेड डेफिसिट का, ट्रेड डेफिसिट आपका 28 अरब डॉलर के लगभग ही होगा। तो जिसका ये मतलब है, ये कहते थे कि PMLN ने 32 अरब का ट्रेड डेफिसिट दे दिया, तो वो डेफिसिट आज भी एग्जिस्ट करता है। अगला साल शायद आप 32 अरब को भी क्रॉस कर जाएं। जो चीज चेंज हुई है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है, जो जो 29 अरब को टच करेंगी, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, वो 25 अरब पे ही खड़ी हैं 3 साल बाद, तो वो नहीं बढ़ी आपकी। अब उसका शायद अगले साल जो टर्फ के अंदर इन्होंने 500 अरब का पैकेज दिया, वो जब LCs खुलेंगी तो वो इंपोर्ट को भी बढ़ाएंगी। आपकी मशीनरी साइड के ऊपर इंपोर्ट जाहिर है सर, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरी की इंपोर्ट भी बढ़ने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं। राना एहसान अफजल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, फ़हीम सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सजाद बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में आज बहुत कम मुझे लगा कि वक्त है, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस पर एक बहस और एक प्रोग्राम और होगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, पीर के रोज फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।